हेलो गाइज, दिस इज़ प्रदीप इस चैनल। इस वीडियो से हम आज एम लक्ष्मीकांत सर का पॉलिटी बुक इंडियन पॉलिटी का बुक की समरी देखने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम इस बुक का संसद यानी पार्लियामेंट चैप्टर देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने इसके पहले इकोनॉमिक्स 11 की एनसीईआरटी की समरी अपलोड की है चैनल पर, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस टॉपिक को, संसद पार्लियामेंट। हेलो गाइस, दिस इज़ प्रदीप, वेलकम टू द एमबीसीएस चैनल। आज हम नए एक बुक की समरी देखने वाले हैं। ये बुक बहुत ही फेमस है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, पॉलिटी का बुक, एम लक्ष्मीकांत सर का ये बुक हम आज इस वीडियो से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका मैं संसद चैप्टर आज स्टार्ट करने वाला हूँ, पार्लियामेंट। चलो ओवरव्यू देखते हैं चैप्टर का, क्या क्या लर्न करने वाले हैं इस चैप्टर में, हम एक नज़र डालते हैं। संसद का गठन, पार्लियामेंट, संसद का गठन, उसे इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। दोनों सदनों की संरचना, कंपोजिशन ऑफ द टू हाउसेस, राज्यसभा की संरचना, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, उसमें 3 पॉइंट है। राज्यों का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, आणि तीसरा नामित या नाम निर्देशित सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर्स। कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा की संरचना यानी कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, इसमें भी 3 पॉइंट है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का प्रतिनिधित्व, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी, नामित या नाम निर्देशित सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर्स। लोकसभा की चुनाव प्रणाली, सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू लोकसभा। मैं हिंदी में और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी बता रहा हूँ। मैं पहले हिंदी में पढ़ रहा हूँ और बाद में इंग्लिश में उसका मीनिंग बता रहा हूँ। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए सीटों का आवंटन, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एंड एसटी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व न अपनाना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नॉट अडॉप्टेड, दोनों सदनों की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ टू हाउसेस, राज्यसभा की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा, लोकसभा की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा, संसद की सदस्यता, मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, संसद की सदस्यता, मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, अर्हताएं, क्वालिफिकेशंस, डिस्क्वालिफिकेशंस, निरर्ताएं, डिस्क्वालिफिकेशंस,
दल बदल के आधार पर निर्भरता, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, स्थानों का रिक्त होना, वैकेटिंग ऑफ सीट्स, उसमें 3 पॉइंट है, दोहरी सदस्यता, डबल मेंबरशिप, निर्भरता, डिस्क्वालिफिकेशन, पदत्याग, रिजाइनेशन, अनुपस्थिति, अब्सेंस, अदर केसेस, अन्य स्थितियां, अदर केसेस, शपथ या प्रतिज्ञान, ओथ और एफर्मेशन, वेतन और भत्ते, सैलरी एंड अलायंसेस, संसद के पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा, निर्वाचन एवं पदावधि, इलेक्शन एंड टेन्योर, भूमिका, शक्ति व कार्य, स्पीकर के रोल, पावर एंड फंक्शंस, इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी, स्वतंत्रता व निष्पक्षता, इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का उपाध्यक्ष, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के सभापतियों की तालिका, पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा, स्पीकर प्रोटेम, सामयिक अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का उपसभापति, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के उपसभापतियों की तालिका, पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स ऑफ राज्यसभा, संसद का सचिवालय, सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट, संसद में नेता, लीडर्स इन पार्लियामेंट, लीडर ऑफ द हाउस, संसद का नेता, लीडर ऑफ हाउस, संसद के सत्र, सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, विपक्ष का, संसद का नेता, उसके बाद विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, विप को विप ही कहते हैं और सचेतक भी कहते हैं। संसद के सत्र, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, उसमें पहला आहूत करना, सभा में उपस्थित होने का आदेश देना, इसे समनिंग कहते हैं। स्थगन, अर्जनमेंट, अनिश्चित काल के लिए स्थगन, अर्जनमेंट, सीन डाई, सत्रावसान, प्रोरोगेशन, विघटन, डिसॉल्यूशन। फ्रेंड्स मैं पहले हिंदी में बता रहा हूँ और उसके बाद उसका इंग्लिश में बता रहा हूँ उसका मीनिंग। इंग्लिश में उसके लिए क्या वर्ड है वो बता रहा हूँ। विघटन, डिसॉल्यूशन,
गणपूर्ति, कोरम, संसद में मतदान, वोटिंग इन हाउस, संसद में भाषा, लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, मंत्री एवं महान न्यायवादी के अधिकार, राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड द अटॉर्नी जनरल्स, लेमडक सत्र, लेमडक सेशन, संसदीय कार्यवाही के साधन, डिवाइस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, उसमें पहला प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर में 3 टाइप के क्वेश्चंस है, तारांकित प्रश्नों, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना के प्रश्न, तारांकित प्रश्न को स्टार्ड क्वेश्चन कहते हैं, अतारांकित प्रश्न को अनस्टार्ड क्वेश्चंस और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस, अल्प सूचना के प्रश्न को शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस कहते हैं। 0 आवर्स, शून्यकाल 0 आवर्स, मोशन, प्रस्ताव, मोशन के 3 टाइप है मोशन के, महत्वपूर्ण प्रस्ताव, सब्सटेंटिव मोशन, स्थापन प्रस्ताव, सब्स्टिट्यूट मोशन, और तीसरा पूरक प्रस्ताव, सब्सिडियरी मोशन। सब्सिडरी मोशन के 3 सब टाइप है, पूरक प्रस्ताव के 3 सब टाइप है, असहायक प्रस्ताव उसे एंसिलरी मोशंस कहते हैं, स्थान लेने वाला प्रस्ताव उसे सुपरसेडिंग मोशन कहते हैं, संशोधन उसे अमेंडमेंट कहते हैं, क्लोजर मोशन, कटौती प्रस्ताव, क्लोजर मोशन 4 प्रकार के हैं, साधारण कटौती, सिंपल क्लोजर, घटकों में कटौती, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, तीसरा कंगारू कटौती, उसे कंगारू कटौती कहते हैं, गिलोटिन प्रस्ताव, गिलोटिन क्लोजर कहते हैं, विशेषाधिकार प्रस्ताव, प्राइविलेजेस मोशन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कॉलिंग अटेंशन मोशन, स्थगन प्रस्ताव, अर्जमेंट मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, निंदा प्रस्ताव, सेंसर मोशन, धन्यवाद प्रस्ताव, मोशन ऑफ थैंक्स, अनियत दिवस, नो डेट नेम्ड मोशन, औचित्य प्रश्न, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, आधे घंटे की बहस, हाफ एन आवर डिस्कशन, अल्पकालिक चर्चा, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, विशेष उल्लेख, स्पेशल मेंशन, संकल्प, रिजोल्यूशन, युवा संसद, यूथ पार्लियामेंट,
संसद में विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस बिल, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल और फाइनेंस बिल वन, फाइनेंस बिल टू, वो फाइनेंस बिल के टाइप है। हम ऑर्डिनरी बिल का प्रोसेस देखते हैं। साधारण विधेयक, साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल्स की क्या प्रोसेस है? प्रथम पठन, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड, द्वितीय पठन, सेकंड रीडिंग, सेकंड पठन के बाद, सेकंड पठन में स्टेज ऑफ जनरल, समिति अवस्था, स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, विचार विमर्श की अवस्था, कमिटी स्टेज, समिति अवस्था, समिति अवस्था के बाद विचार विमर्श की अवस्था, कंसिडरेशन स्टेज, विचार विमर्श की अवस्था, कंसिडरेशन स्टेज, और उसके बाद तृतीय पठन, थर्ड रीडिंग। दूसरे सदन में विधेयक, बिल इन द सेकंड हाउस, राष्ट्रपति की स्वीकृति, असेट ऑफ द प्रेसिडेंट, मनी बिल का क्या प्रोसेस है देखते हैं। मनी बिल यानी कि मनी वित्त विधेयक यानी कि मनी बिल, फाइनेंस बिल, फाइनेंशियल बिल, वित्त विधेयक एक और वित्त विधेयक एक, फाइनेंशियल बिल वन और वित्त विधेयक दो, फाइनेंशियल बिल टू। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस, बजट इन पार्लियामेंट, संसद में बजट, बजट इन पार्लियामेंट, संवैधानिक उपबंध या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, भारित व्यय, चार्ज एक्सपेंडिचर, भारित पारित होने की प्रक्रिया, स्टेजेस इन इनैक्टमेंट। पहला स्टेज है बजट का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। सेकंड, जनरल आम बहस, जनरल डिस्कशन, विभागीय समिति द्वारा जांच। तीसरी स्टेज है स्क्रूटिनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज, अनुदान की मांगों पर मतदान, वोटिंग ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। उसमें तीन टाइप की तीन प्रकार के कटौती है।
पहला है अनीति कटौती प्रस्ताव, पॉलिसी कट मोशन। उसके बाद आर्थिक कटौती प्रस्ताव, इकोनॉमिक कट मोशन। और तीसरा सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, टोकन कट मोशन। विनियोग विधेयक का पारित होना, पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल। पास वित्त विधेयक का पारित होना, पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल। अन्य अनुदान, अदर ग्रांट्स। अनुपूरक अनुदान, सप्लीमेंटरी ग्रांट्स, अतिरिक्त अनुदान, एडिशनल ग्रांट। अधिक अनुदान, एक्सेस ग्रांट। प्रत्यय अनुदान, वोट ऑफ क्रेडिट। अपवाद अनुदान, एक्सेप्शनल ग्रांट। सांकेतिक अनुदान, टोकन ग्रांट। निधियां, फंड्स। उसमें 3 प्रकार के निधि है। भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भारत की आकस्मिकता निधि, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, भारत का लोक लेखा भारत का लोक लेखा। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, भारत की आकस्मिकता निधि। मल्टीनेशनल रोल ऑफ पार्लियामेंट, संसद की बहुक्रियात्मक भूमिका। मल्टीनेशनल रोल ऑफ पार्लियामेंट। उसमें फर्स्ट है विधायी शक्ति आयोग कार्य, लेजिस्लेटिव पावर एंड फंक्शंस। कार्यकारी शक्ति आयोग कार्य, एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शंस। वित्तीय शक्ति आयोग कार्य, फाइनेंशियल पावर्स एंड फंक्शंस। संवैधानिक शक्ति आयोग कार्य, constitute powers and functions। न्यायिक शक्ति आयोग कार्य, जुडिशियल पावर्स एंड फंक्शंस। निर्वाचक शक्ति आयोग कार्य, इलेक्टोरल पावर्स एंड फंक्शंस। अन्य शक्ति आयोग कार्य, अदर पावर्स एंड फंक्शंस। संसदीय नियंत्रण की अप्रभावितता, ineffectiveness of the parliamentary control। राज्यसभा की स्थिति, पोजीशन ऑफ राज्यसभा। लोकसभा के साथ समान स्थिति, इक्वल स्टेटस विथ लोकसभा। लोकसभा के साथ असमान स्थिति, अनइक्वल स्टेटस विथ लोकसभा। स्पेशल राज्यसभा की विशेष शक्तियां, स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा। पार्लियामेंटरी प्राइविलेजेस, संसदीय विशेषाधिकार। पार्लियामेंटरी प्राइविलेजेस, उसमें मीनिंग, अर्थ, क्लासिफिकेशन, सामूहिक विशेषाधिकार, कलेक्टिव प्राइविलेजेस। व्यक्तिगत विशेषाधिकार, इंडिविजुअल प्राइविलेजेस।
विशेषाधिकारों का हनन एवं सदन की अवमानना, ब्रीच ऑफ प्राइविलेजेस एंड द कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। विशेषाधिकार के अधिकार के स्रोत, सोर्स ऑफ प्राइविलेजेस, संसद की संप्रभुता, सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, उसमें पहला पॉइंट है संविधान की लिखित प्रकृति, रिटर्न नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सरकार की संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था, सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। ये सारे पॉइंट हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से ये चैप्टर। मैंने सभी ओवरव्यू लिया है अब संसद चैप्टर का। तो स्टार्ट से देखते हैं ये चैप्टर। अब संसद पार्लियामेंट, संसद के सरकार का विधायी अंग है। संसदीय प्रणाली जिसे सरकार का वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं, अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद एक विशिष्ट व केंद्रीय स्थान रखती है। संविधान के 5वें भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार व शक्ति आदि के बारे में वर्णन किया गया है। मैं दोस्तों अब भी मैं हिंदी में टाइटल सब टॉपिक है उसका मैं आपको हिंदी में इंग्लिश में भी उसको उस वर्ड को क्या कहते हैं वो बताऊंगा। संसद का गठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। 1954 में राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर क्रमशः राज्यसभा एवं लोकसभा शब्द को अपनाया गया। राज्यसभा उच्च सदन कहलाते हैं। इससे पहले 1954 से पहले राज्य परिषद राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे और लोकसभा को पीपल ऑफ द हाउस कहते थे। उसके बाद 1954 के बाद स्टेट ऑफ काउंसिल को राज्यसभा कहने लगे और हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा कहने लगे हैं। राज्यसभा उच्च सदन कहलाते हैं, दूसरा चेंबर या बड़ों की सभा, जबकि लोकसभा निचला सदन, पहला चेंबर या चर्चित सभा कहलाते हैं। राज्यसभा में राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि लोकसभा संपूर्ण रूप में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कराती है। हालांकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक विधि नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता। राष्ट्रपति संसद के कुछ चुनिंदा कार्य भी करता है। उदाहरण स्वरूप, राष्ट्रपति दोनों सदनों का सत्र आहूत करता है या सत्रावसान कराते हैं। लोकसभा को विघटित कर सकता है। जब संसद का सत्र न चल रहा हो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। आदि इस मामले में भारतीय संविधान अमेरिका के स्थान पर ब्रिटेन की पद्धति पर आधारित है।
ब्रिटेन की संसद ताज, राज या रानी, हाउस ऑफ द लॉर्ड ऊपरी सदन व हाउस ऑफ कॉमन्स निचला सदन से मिलकर बनता है। इसके विपरीत अमेरिका राष्ट्रपति विधानमंडल का महत्वपूर्ण अंग है। अमेरिका में विधानमंडल को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस के अंतर्गत सीनेट ऊपरी सदन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव निचला सदन होता है। सरकार की संसदीय पद्धति में विधायी व कार्यकारी अंगों में निर्भरता पर जोर दिया जाता है। अंततः हमारे यहाँ संसद में राष्ट्रपति ब्रिटेन की संसद में ताज की तरह है, वही दूसरी तरह राष्ट्रपति पद्धति वाली सरकार में विधायी और कार्यकारी अंगों को अलग करने पर जोर दिया जाता है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस का घटक नहीं माना जाता है। दोनों सदनों की संरचना, कंपोजिशन ऑफ द टू हाउसेस। राज्यसभा की संरचना, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है। इसमें 238 सदस्य राज्य व संघराज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इनमें 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 संघराज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है। संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघराज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है। राज्यों का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा के में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। इसलिए राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या अलग अलग राज्यों में अलग होती है। उदाहरण स्वरूप उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य है, जबकि त्रिपुरा से 1 सदस्य है। अमेरिका में सीनेट में राज्यों का प्रतिनिधित्व बराबर होता है, जनसंख्या के आधार पर नहीं। हालांकि अमेरिका में जनसंख्या के स्थान पर सभी राज्यों को सीनेट में समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। अमेरिकी सीनेट में कुल 100 सीटें हैं तथा प्रत्येक राज्य को 2 सीटें प्राप्त है। संघराज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। राज्यसभा में संघराज्य क्षेत्र का प्रत्येक प्रतिनिधि इस कार्य के लिए निर्मित एवं निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। यह चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। 7 संघराज्य क्षेत्रों में से अब संघराज्य क्षेत्र बढ़ गए हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को संघराज्य क्षेत्रों में डिवाइड किया है, वो 2 हुए हैं, इसलिए बढ़ गए हैं अभी संघराज्य क्षेत्र। 9 संघराज्य क्षेत्र में से सिर्फ 2 के प्रतिनिधि राज्यसभा में है। अन्य 5 संघ शासित प्रदेशों की जनसंख्या तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम होने के कारण राज्यसभा में उन्हें अलग प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। नामित या नाम निर्देशित सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर्स। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को नामित या नाम निर्देशित करता है जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो। ऐसे व्यक्तियों को नामांकित करने के पीछे उद्देश्य है कि नामी या प्रसिद्ध व्यक्ति बिना चुनाव के राज्यसभा में जा सके। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिकी सीनेट में कोई नामित सदस्य नहीं होता। लोकसभा की संरचना, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा की अधिकतम संख्या 252 निर्धारित की गई है। इनमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि
20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों राष्ट्रपति नामित या नाम निर्देशित कराते हैं। अब ये एंग्लो इंडियंस राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाने वाले वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। इनमें से 530 सदस्य राज्यों से, 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित या नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन समुदाय से है। राज्यों का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट। दोस्तों यहाँ पर एंग्लो इंडियन समुदाय का रिजर्वेशन कैंसिल हो चुका है। 2020 तक ये को कैंसिल किया है एंग्लो इंडियंस का रिजर्वेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, राज्यों का प्रतिनिधित्व। लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधि राज्यों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। भारत के हर नागरिक को जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और जिसे संविधान या विधि के उपबंधों के मुताबिक अयोग्य नहीं ठहराया गया हो, मत देने का अधिकार है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मत देने की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दिया। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। संविधान ने संसद को संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को चुनने की विधि के निर्धारण का अधिकार दिया है। इसी के तहत संसद के ने संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 बनाया, जिसके तहत संघ राज्य क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। नामित या नाम निर्देशित सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर्स। अगर एंग्लो इंडियन समुदाय का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो तो राष्ट्रपति इस समुदाय के 2 लोगों को नामित या उनका नाम निर्देशित कर सकता है। शुरुआत में यह उपबंध 1960 तक के लिए थी, लेकिन 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 में इस उपबंध को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। लोकसभा की चुनाव प्रणाली, सिस्टम ऑफ इलेक्शंस टू लोकसभा। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन कराने के लिए सभी राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इस संबंध में संविधान ने 2 उपबंध बनाए हैं। फर्स्ट, लोकसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य को ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। यह उपबंध उन राज्यों पर लागू नहीं होता जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है। प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीत से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। संक्षेप में संविधान सुनिश्चित करता है कि राज्यों के बीच उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के बीच प्रतिनिधित्व में एकरूपता हो। जनसंख्या से अंतिम जनसंख्या की गणना से है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं। प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन
रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर पुनः समायोजन किया जाता है। राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन, और प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन। संसद को यह अधिकार है कि वह इसके लिए प्राधिकार और रीति का निर्धारण करे। इसी के तहत संसद ने 1952, 1962, 1972 व 2002 में परिसीमन आयोग अधिनियम लागू किए। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को वर्ष 2000 तक स्थिर कर दिया गया। 1971 की जनगणना के आधार पर इस प्रतिबंध को 84वें संशोधन अधिनियम 2001 में अगले 25 वर्षों यानी वर्ष 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एसटी। हालांकि संविधान में किसी धर्म विशेष की प्रतिनिधित्व पद्धति का त्याग किया है, लेकिन जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई है। प्रारंभ में यह आरक्षण 10 वर्षों के लिए किया गया था, 1960 तक। इसके बाद इसे हर 10 वर्ष बाद 10 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया। 95वें संशोधन अधिनियम 2009 में इस आरक्षण को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, और अब 2020 को फिर वो आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। यह पॉइंट यहाँ पर नोट दिमाग में रखिए। हालांकि अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई है, लेकिन उनका निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं द्वारा किया जाता है। अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों को सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। 84वें संशोधन अधिनियम 2001 में आरक्षित सीटों को 1991 की जनगणना के आधार पर पुनः नियत किया गया। सामान्य सीटों की तरह 87वें संशोधन अधिनियम 2003 में आरक्षित सीटों को 1991 की बजाय 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः नियत किया गया। आनुपातिक प्रतिनिधित्व न अपनाना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नॉट अडॉप्टेड। हालांकि संविधान में राज्यसभा के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई, लेकिन इस प्रणाली को लोकसभा में नहीं अपनाया गया। इसकी जगह प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के जरिए लोकसभा के सदस्यों को निर्वाचित करने को आधार बनाया गया। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत विधानमंडल का प्रत्येक सदस्य एक भूभागीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है। अंततः ऐसे निर्वाचन क्षेत्र को एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। इस पद्धति के तहत जिस प्रत्याशी को अधिक मत प्राप्त होते हैं उसे विजयी घोषित किया जाता है। प्रतिनिधित्व की सामान्य बहुमत पद्धति का यह प्रतिनिधित्व पूरी चुनाव प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व नहीं करता। दूसरों शब्दों में यह अल्पसंख्यकों को छोटे समूह के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित नहीं करता। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उद्देश्य क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व विभेद को हटाना है। इस व्यवस्था के तहत लोगों के सभी वर्गों को अपनी संख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलता है, यहाँ तक कि सबसे छोटी जनसंख्या वाले वर्ग को भी विधानमंडल से इसका हिस्सा मिलता है।
आनुपातिक प्रतिनिधित्व के दो प्रकार हैं, जिनके नाम हैं एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था एवं सूची व्यवस्था। भारत में राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पहले प्रकार की व्यवस्था को अपनाया गया है। यद्यपि संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने लोकसभा सदस्यों के चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की वकालत की थी, लेकिन इसे संविधान में दो कारणों से नहीं अपनाया गया। मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया जो कि जटिल है, समझने में कठिनाई क्योंकि देश में शैक्षणिक स्तर कम है, और दूसरा बहुदलीय व्यवस्था के कारण संसद की अस्थिरता। इसके अलावा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के निम्नलिखित दोष हैं। ये पॉइंट नंबर 1, यह काफ़ी खर्चीली व्यवस्था है। यह उपचुनाव का कोई अवसर प्रदान नहीं करती। यह मतदाताओं एवं प्रतिनिधियों के बीच आत्मीयता को कम करती है। यह अल्पसंख्यक एवं सामूहिक हितों को बढ़ावा देती है। यह पार्टी व्यवस्था के महत्व को बढ़ावा देती है एवं मतदाताओं के महत्व को कम कराती है। दोनों सदनों की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ टू हाउसेस, ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा की अवधि। राज्यसभा पहली बार 1952 में स्थापित निरंतर चलने वाली संस्था है, यानी यह एक स्थायी संस्था है और इसका विघटन नहीं होता, किंतु इसके एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ये सीटें चुनाव के द्वारा फिर भरी जाती है और राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे वर्ष के शुरुआत में मनोचयन होता है। सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी बार भी चुनाव लड़ सकते हैं और नामित हो सकते हैं। संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के लिए पदावधि निर्धारित नहीं की थी। इसे संसद पर छोड़ दिया गया था। इसी के तहत जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर संसद ने कहा कि राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 साल की होनी चाहिए। इस अधिनियम ने भारत के राष्ट्रपति को पहली राज्यसभा में चुने गए सदस्यों की पदावधि कम करने का अधिकार दिया। पहले बैच में यह तय हुआ कि लॉटरी के आधार पर सदस्यों को सेवानिवृत्त किया जाए। इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्यों की सेवानिवृत्ति के आदेश को शासित करने वाले उपबंध बनाने का अधिकार भी दिया गया। लोकसभा की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा। राज्यसभा के अलग लोकसभा जारी रहने वाली संस्था नहीं है। सामान्य तौर पर इसकी अवधि आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होती है। इसके बाद यह खुद विघटित हो जाती है। हालांकि राष्ट्रपति को 5 साल के से पहले किसी भी समय इसे विघटित करने का अधिकार है। इसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके अलावा लोकसभा की अवधि आपात की स्थिति में एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसका विस्तार किसी भी दशा में आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं हो सकता। संसद की सदस्यता, मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, अर्हताएं, क्वालिफिकेशंस क्या क्या है देखते हैं। अर्हताएं संसद की सदस्यता के लिए, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला ये पॉइंट है। उसे इस उद्देश्य के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी। अपने शपथ में वह सौगंध लेता है कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा। वह भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा। तीसरा अर्हता है उसे राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का और
लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए। चौथी अर्हता है उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा मानी गई हो। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संसद ने निम्नलिखित अर्हताएं निर्धारित की है। पहली अर्हता, उस व्यक्ति को राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। यह लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के निर्वाचन के लिए अनिवार्य है। वर्ष 2003 में सरकार ने राज्यसभा के निर्वाचन के लिए यह बाध्यता समाप्त कर दी। बाद में वर्ष 2006 में उच्चतम न्यायालय ने भी सरकार के इस निर्णय को वैध ठहराया। दूसरी अर्हता है, यदि कोई व्यक्ति आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना चाहिए। हालांकि अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य उन सीटों के लिए चुनाव लड़ सकते हैं जो उनके लिए आरक्षित नहीं है। ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में अर्हताएं निर्धारित की है। निरर्हताएं, डिस्क्वालिफिकेशन। संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति संसद सदस्य नहीं बन सकता। कौन से कंडीशन में नहीं बन सकता देखते हैं। यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, संसद द्वारा तय कोई भी पद या मंत्री पद को छोड़कर, यदि वह विकृत चित्त है और न्याय ने ऐसी घोषणा की है, यदि वह घोषित दिवालिया है, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा को अभी स्वीकार किए हुए है, यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा निर्हित कर दिया जाता है। संसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में निम्नलिखित नियताएं निर्धारित की है। वह चुनावी अपराध या चुनाव में भ्रष्टाचार के तरह दोषी करार न दिया गया हो, उसे किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा न हुई हो, परंतु प्रतिबंधात्मक निषेध विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति का बंदीकरण निरर्हता नहीं है। वह निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असफल न रहा हो, उसे सरकारी ठेका काम या सेवाओं में कोई दिलचस्पी न हो, वह निगम में लाभ के पद या निदेशक या प्रबंध निदेशक के पद पर न हो जिसमें सरकार का 25% हिस्सा हो, उसे भ्रष्टाचार या निष्ठाहीन होने के कारण सरकारी सेवाओं से बर्खास्त न किया गया हो, उसे विभिन्न समूहों में शत्रुता बढ़ाने या रिश्वतखोरी के लिए दंडित न किया गया हो, उसे इनमें छुआछूत, दहेज व सती जैसे सामाजिक अपराधों का प्रसार और संलिप्त न पाया गया हो। किसी सदस्य में उपरोक्त निरताओं संबंधी प्रश्न पर राष्ट्रपति का फैसला अंतिम होगा। यद्यपि राष्ट्रपति को निर्वाचन आयोग से राय लेकर उसी के तरह कार्य करना चाहिए। दल बदल के आधार पर निरर्हता। संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को संसद की सदस्यता के निरर्ह ठहराया जा सकता है अगर उसे 10वीं अनुसूची के उपबंधों के अनुसार दल बदल का दोषी पाया गया हो। सदस्यों को दल बदल विधि के निम्नलिखित उपबंधों के तहत निरर्ह करार दिया जा सकता है। पहला, अगर वह
स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल का त्याग करता है जिस दल के टिकट पर उसे चुना गया हो। अगर वह अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करते हैं या नहीं करता है। अगर तीसरा पॉइंट, अगर निर्दलीय चुना गया सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। चौथा पॉइंट, अगर कोई नामित या नाम निर्देशित सदस्य 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है। 10वीं अनुसूची के तहत निरर्हता के सवालों का निपटारा राज्यसभा में सभापति व लोकसभा में अध्यक्ष कराते हैं, न कि भारत का राष्ट्रपति। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सभापति अध्यक्ष के निर्णय को न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। स्थानों का रिक्त होना, वैकेटिंग ऑफ सीट्स, उसमें पहला पॉइंट है दोहरी सदस्यता, डबल मेंबरशिप। कोई भी व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। इस कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में निम्नलिखित प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिनों के भीतर यह बताना होगा कि उससे किस सदन में रहना है। सूचना न देने पर राज्यसभा में उसकी सीट खाली हो जाएगी। अगर किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन का भी सदस्य चुन लिया जाता है तो पहले वाले सदन में उसका पद रिक्त हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुना जाता है तो उसे स्वेच्छा से किसी एक सीट को खाली करने का अधिकार है, अन्यथा दोनों सीटें रिक्त हो जाती है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति एक ही समय संसद या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति निर्वाचित होता है तो उसे 14 दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल की सीट को खाली करना होता है, अन्यथा संसद में उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। 14 दिन के अंदर राज्य विधानमंडल का सीट रिक्त करना पड़ता है। जब संसद में वो सीट चाहते हैं तो ये चुनकर संसद में आते हैं और वो राज्य विधानमंडल के भी सदस्य होते हैं तो उनको 14 दिनों के अंदर राज्य विधानमंडल का सीट रिक्त करना होगा, खाली करना होगा, रिक्त करना होगा। निरर्हता, डिस्क्वालिफिकेशन। यदि कोई व्यक्ति संविधान में दी गई विनिर्दिष्ट निरर्हता से ग्रस्त पाया जाता है तो उसका स्थान रिक्त हो जाता है। यह विनिर्दिष्ट निरर्हता में संविधान की 10वीं अनुसूची में दर्ज निरर्हता में दल बदल भी शामिल है। पदत्याग, रिजाइनेशन। कोई सदस्य यथास्थिति राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना स्थान त्याग करता है। त्यागपत्र स्वीकार होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाता है। हालांकि सभापति या अध्यक्ष त्यागपत्रों को स्वीकार नहीं भी कर सकता है, बशर्ते उसे ऐसा लगे कि त्यागपत्र स्वेच्छा से नहीं दिया गया है या वास्तविक नहीं है। अनुपस्थिति, अब्सेंस। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित करता है। 60 दिनों की अवधि की गणना में सदन के स्थगन
या सत्रावसान की लगातार 4 दिनों से अधिक अवधि को शामिल नहीं किया जाता है। अन्य स्थितियां, अदर कंडीशन, अदर केसेस, किसी सदस्य को संसद की सदस्यता रिक्त करनी होती है। क, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है। ख, यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। ग, यदि वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है। घ, यदि उसे किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है। अगर कोई निरर व्यक्ति संसद में निर्वाचित होता है तो संविधान की किसी प्रक्रिया द्वारा उसके चुनाव को शून्य या अमान्य नहीं करार दिया जा सकता। ऐसे मुद्दों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा सुलझाया जाता है। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय चुनाव को अमान्य या शून्य ठहरा सकता है। असंतुष्ट व्यक्ति को उच्च न्यायालय के इस निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार है। शपथ या प्रतिज्ञान, ओथ और एफर्मेशन। संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेता है और उस पर हस्ताक्षर करता है। भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। भारत की प्रभुता व अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। कर्तव्यों की श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जब तक सदस्य शपथ नहीं लेता तब तक वह सदन की किसी बैठक में हिस्सा नहीं ले सकता है और न ही मत दे सकता है। वह संसद के विशेषाधिकारों और उत्मुक्तियों का भी हकदार नहीं होता। निम्नलिखित परिस्थितियों में यदि कोई व्यक्ति सदन के सदस्य के रूप बैठता है तो उसे प्रतिदिन 500 रुपये जुर्माना भरना होगा। पॉइंट नंबर 1, शपथ या प्रतिज्ञान लेने से पहले अगर वह जानता है कि वह अर्हता नहीं रखता या वह सदस्यता के लिए अर्हता नहीं रखता है, जब उसे मालूम हो कि किसी संसदीय विधि के तहत उसे संसद में बैठने या मत देने का अधिकार नहीं है। वेतन और भत्ते, सैलरी एंड सैलरीज एंड अलाउंसेस। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संसद द्वारा निर्धारित वेतन व भत्ते लेने का अधिकार है। संविधान में इनके लिए पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन संसद अपने सदस्यों को पेंशन देती है। 1954 में संसद ने संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम बनाया। 2010 में संसद ने सदस्यों का वेतन 16,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति माह, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 20,000 रुपये से बढ़ाकर 45,000 रुपये प्रति माह, दैनिक भत्ता 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये ड्यूटी के प्रत्येक दिन के आवास के लिए, तथा कार्यालय खर्च भत्ता 20,000 रुपये से बढ़ाकर 45,000 रुपये प्रति माह कर दिया। 1976 से सदस्य संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के रूप में हर 5 वर्ष की अवधि के लिए पेंशन पाने के हकदार हो गए। इसके अलावा उन्हें यात्रा सुविधाएं, मुफ्त आवास, टेलीफोन वाहन खर्च, चिकित्सा सुविधा आदि भी मिलती है। लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा के या सभापति के वेतन व भत्ते भी संसद निर्धारित कराती है। वह भारत की संचित निधि पर भारित है और वह संसद के वार्षिक मत के अधीन नहीं है। 1953 में संसद के अधिकारियों का वेतन एवं भत्ता अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत जैसा कि संशोधन किया गया, राज्यसभा के सभापति का वेतन 1.25 लाख प्रति माह निर्धारित किया गया।
उसी प्रकार संसद के अन्य अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति उसी दर पर वेतन एवं भत्ते लेने के अधिकारी है जो दर संसद सदस्यों के लिए निर्धारित है। इसके अलावा संसद का प्रत्येक पदाधिकारी राज्यसभा के सभापति सहित दैनिक भत्ता प्राप्त करने का भी अधिकारी है। पूरे काल के लिए प्रतिदिन जिस दर पर संसद सदस्यों को देय है, साथ ही संसद के प्रत्येक पदाधिकारी राज्यसभा के सभापति को छोड़कर को उसी दर पर चुनाव क्षेत्र भत्ता कंस्टिट्यूएंसी अलाउंसेस दे है जो दर संसद सदस्यों पर लागू है। उसी अधिनियम के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष को भी न्यायिक भत्ता सैंक्चुअरी अलाउंस उसी दर पर प्राप्त होता है जो दर कैबिनेट मंत्री को देय है, ₹2000 प्रति माह। उसी प्रकार लोकसभा के उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति को जो न्यायिक भत्ता मिलता है वह राज्य मंत्री को देय दर के बराबर होता है, ₹1000 प्रति माह। संसद के पीठासीन अधिकारी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। संसद के प्रत्येक सदन के अपने पीठासीन अधिकारी होते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति व उपसभापति होते हैं। इसके अलावा लोकसभा में सभापति को पैनल व राज्यसभा में उपसभापति का पैनल भी नियुक्त किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर ऑफ लोकसभा उसका निर्वाचन एवं पदावधि क्या है देखते हैं। इलेक्शन एंड टेन्योर। पहली बैठक के पश्चात उपस्थिति सदस्यों के बीच से अध्यक्ष चुनाव किया जाता है। जब अध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है तो लोकसभा इस रिक्त स्थान के लिए किसी अन्य सदस्य को चुनती है। राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित कराते हैं। आमतौर पर अध्यक्ष लोकसभा के जीवनकाल तक पद धारण करता है, हालांकि उसका पद निम्नलिखित 3 मामलों में से इससे पहले भी समाप्त हो सकता है। यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता, यदि वह उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग करे, यदि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे उसके पद से हटाए। ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दी गई हो। जब अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन है तो अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, किंतु उसे लोकसभा में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में उसे मत देने का भी अधिकार होगा, परंतु मतों के बराबर होने की दशा में मत देने का अधिकार नहीं होगा। यह ध्यान देने योग्य बात है कि जब लोकसभा विघटित होती है, अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता, वह नई लोकसभा की बैठक तक पद धारण कराते हैं। भूमिका, शक्ति व कार्य, रोल, पावर एंड फंक्शंस। स्पीकर ऑफ लोकसभा के भूमिका, शक्ति व कार्य देखते हैं। अध्यक्ष लोकसभा व उसके प्रतिनिधियों का मुखिया होता है। वह सदस्यों की शक्तियों व विशेषाधिकार का अभिभावक होता है। वह सदन का मुख्य व प्रवक्ता होता है और सभी संसदीय मसलों में उसका निर्णय अंतिम होता है। अंततः वह लोकसभा का पीठासीन अधिकारी ही नहीं बल्कि इससे अधिक है। इस पद पर अध्यक्ष के पास असीम व महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती है तथा वह सदन के अंदर सम्मान, उच्च प्रतिष्ठा व सर्वोच्च अधिकार का उपभोग कराते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष 3 स्रोतों भारत का संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम तथा संसदीय परंपराओं से अपनी शक्तियों व कर्तव्यों को प्राप्त कराते हैं। अध्यक्ष की शक्तियाँ व कर्तव्य निम्नलिखित है।
सदन की कार्यवाही व संचालन के लिए वह नियम व विधि का निर्वहन कराते हैं। यह उसका प्राथमिक कर्तव्य है, उसका निर्णय अंतिम होता है। पॉइंट नंबर 2, सदन के भीतर वह बाहर भारत के संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम तथा संसदीय पूर्वाधारों का अंतिम व्याख्याकार होता है। पॉइंट नंबर 3, अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि गणपूर्ति कोरम के अभाव में सदन को स्थगित कर दे। सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति सदन की संख्या का 10वां भाग होता है। सामान्य पॉइंट नंबर 4, सामान्य स्थिति में मत नहीं देता है, परंतु बराबरी की स्थिति में वह मत दे सकता है। दूसरे शब्दों में, किसी मुद्दे पर अगर सदन समान रूप से विभाजित होता तो वह अपने मत का प्रयोग कर सकता है। ऐसे मत को निर्णायक मत कहा जाता है और इसका तात्पर्य गतिरोध को समाप्त करना है। पॉइंट नंबर 5, अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कराते हैं। सदनों के बीच विधेयक पर गतिरोध समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। पॉइंट नंबर 6, सदन के नेता के आग्रह पर वह गुप्त बैठक बुला सकते हैं। जब गुप्त बैठक की जाती है तो किसी अनजान व्यक्ति को चैम्बर या गैलरी में जाने की इजाज़त नहीं होती है, अध्यक्ष द्वारा अनुमति दिए जाने को छोड़कर। अध्यक्ष यह पॉइंट नंबर 7, अध्यक्ष यह तय करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं और उसका निर्णय अंतिम होता है। राज्यसभा में सिफारिश या राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाने वाला विधेयक अध्यक्ष द्वारा सत्यापित होता है कि वह धन विधेयक है। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर अध्यक्ष लोकसभा के लिए किसी सदस्य की निर्भरता के प्रश्न का निपटारा कराते हैं। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में अध्यक्ष के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। पॉइंट नंबर 9 में भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य कराते हैं, जो भारतीय संसद और विश्व के विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी है। वे देश में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के पदेन सभापति के रूप में भी कार्य कराते हैं। वह लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के सभापति नियुक्त कराते हैं और उनके कार्यों का पर्यवेक्षण कराते हैं। वह स्वयं भी कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति व सामान्य प्रायोजन समिति का अध्यक्ष होता है। स्वतंत्रता व निष्पक्षता, चूंकि अध्यक्ष के पद में प्रतिष्ठा, मर्यादा और प्राधिकार निहित है, अंततः स्वतंत्रता और निष्पक्षता को इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शलिटी कहते हैं। चूंकि अध्यक्ष के पद में प्रतिष्ठा, मर्यादा और प्राधिकार निहित है, अंततः स्वतंत्रता और निष्पक्षता इसकी अनिवार्य शर्तें हैं। निम्नलिखित उपबंध अध्यक्ष की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित कराते हैं। वह सदन के जीवन काल पर्यंत पद धारण कर सकता है। उसे लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत द्वारा संकल्प पारित करने पर हटाया जा सकता है, सामान्य बहुमत द्वारा नहीं। विशेष बहुमत यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी और सिंपल मेजॉरिटी से नहीं। इस प्रक्रिया पर विचार कराने या चर्चा के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। उसका वेतन व भत्ता संसद निर्धारित कराते हैं। पॉइंट नंबर 3, उसके कार्य व आचरण की लोकसभा में न तो चर्चा की जा सकती है और न ही आलोचना।
या स्वतंत्र या मौलिक प्रस्ताव को छोड़कर। पॉइंट नंबर 4, सदन की प्रक्रिया विनियमित करने या व्यवस्था रखने की उसकी शक्ति न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। पॉइंट नंबर 5, वह पहली बार मत नहीं देगा परंतु मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत कह सकता है। यह अध्यक्ष के पद को निष्पक्ष बनाता है। पॉइंट नंबर 6, वरीयता सूची में उसका स्थान काफी ऊपर है। उसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ 7वें स्थान पर रखा गया है, यानी वह प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री को छोड़कर सभी कैबिनेट मंत्रियों से ऊपर है। ब्रिटेन में अध्यक्ष को आवश्यक रूप से किसी दल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ऐसी परंपरा है कि अध्यक्ष को अपने दल से त्यागपत्र देना पड़ता है और वह राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहता है। ऐसी स्वस्थ परंपरा भारत में नहीं है क्योंकि यह अध्यक्ष अपने दल की सदस्यता नहीं त्यागता है। लोकसभा उपाध्यक्ष। दोस्तों, ये अगला टॉपिक अगले पार्ट में देखते हैं। इस पार्ट में यही तक। थैंक यू।